These moments will remain forever etched in the hearts and minds of the students present here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और विदेश के बच्चों के साथ एक इनफॉर्मल इंटरैक्टिव सेशन में परीक्षा पर चर्चा की। क्लास के इम्तिहान और जीवन के इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उनका सामना कैसे करना चाहिए, ये हमें समझाया। पर्यावरण और जल संरक्षण पर ध्यान विशेष तौर पर देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन सजग होकर करना चाहिए, ये उनका संदेश था। बच्चों के लिए ये पल कभी न भूलने वाले हैं। वो बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को देश विदेश में देख रहे हैं, उनको प्रेरणा मिल रही है कि अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए, बिना स्ट्रेस के प्रसन्नता से पढ़ाई की जाए, ताकि एग्जाम्स भी अच्छे हों, माता पिता भी खुश हों और टीचर्स भी खुश रहें। This is young Vaibhav Kanojia of Kendriya Vidyalaya Janakpuri, who asked his questions looking for motivation from the Honorable Prime Minister. Children always love to come up to the Prime Minister to shake his hand, and the Honorable Prime Minister always indulges children. Always a one-to-one conversation with every child as far as possible. Children of special talent, special abilities, children of India who want to excel with the inspiration of the Honorable Prime Minister for them. अगर पीछे रह गया तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी कभी तो आपने ऐसे परिवार देखे होंगे जहां पर ये कहते होंगे भाई बेटा तो होना ही चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आएगा, बेटी तो क्या है वो तो ससुराल चली जाएगी, वो क्या काम की। ऐसी भी एक सोच हमारे समाज में है और कभी तो थी, लेकिन इतिहास अनुभव करता है और मैं इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं। मैंने ऐसी कई बेटियां देखी है जिन्होंने मां बाप की इकलौती बेटी, मां बाप के सुख और उनकी बुढ़ापे की चिंता के लिए खुद ने शादी नहीं की और मां बाप की सेवा में जिंदगी खपा दी, जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटियों ने किया। और मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटों को 4 बंगला है, सुख चैन की जिंदगी है, दुख कभी देखा नहीं है, लेकिन मां बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे भी बेटे मैंने देखे। इसलिए पहली बात है, समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान, कोई भेदभाव नहीं, ये आज के युग की अनिवार्यता है और हर युग की अनिवार्यता है। और भारत में कुछ विकृतियां आई हैं, आने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये देश गर्व कर सकता है। अगर गवर्नेंस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्या देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नेंस के रूप में। कभी वीरता की बात आए तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आता था वीरता के लिए। बेटियां ही तो थी। यानी कोई युग ऐसा नहीं होगा। और हमारे यहां तो विदुषी ज्ञान का भंडार बेटियों ने करके दिखाया है। तो पहले तो
हमारी अपनी मानसिकता। दूसरा, आज स्थिति बदली हुई है। आज तो आप देखेंगे नए जो बच्चे स्कूल आते हैं ना, तो बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या होती है। ये हिसाब आ रहा है। आज जो बेटियों के एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, वो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, शायद कोई भी हिंदुस्तानी गर्व करे ऐसा है। और उसको हमने अवसर देना चाहिए, और अवसर हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। कोई एक परिवार अपने तरीके से कर ले ऐसा नहीं। जैसे आपने देखा होगा खेलकूद में, आज खेलकूद में किसी भी स्तर का खेल चलता होगा, भारत की बेटियां हर जगह पे कहीं न कहीं अपना नाम रोशन कर रही है। विज्ञान का क्षेत्र देखिए, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट विज्ञान के आते हैं, तो देखोगे तो उसमें आधे से अधिक तो हमारी बेटियों ने कुछ न कुछ पराक्रम होता है विज्ञान के क्षेत्र में। आप 10वीं 12वीं के रिजल्ट देख लीजिए, बेटों से ज्यादा बेटियां ज्यादा लाती है। पढ़ने की पास होने वाली की संख्या बेटियों की ज्यादा होती है। तो आज हर परिवार के लिए बेटी एक बहुत बड़ी एसेट बन गई है, बहुत बड़ा परिवार की शक्ति बन गई है। और ये बदलाव अच्छा है। ये बदलाव जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा। अब आप देखिए, तो गुजरात से ही है जिन्होंने सवाल पूछा है। गुजरात में जैसे पंचायती राज व्यवस्था, अच्छी पंचायती राज व्यवस्था है। 50% इलेक्टेड बहनें हैं। कानूनन व्यवस्था है कि 50%, लेकिन एक्चुअली चुनाव के बाद स्थिति ये बनती है कि चुनी हुई महिलाओं की संख्या 53%, 54%, 55% है। यानी वो अपने रिजर्व सीट से तो जीती है, लेकिन वो सामान्य सीट से भी जीत करके 55% तक कभी कभी जाता है, और पुरुष 45% पे आ जाते हैं। इसका मतलब समाज का भी माताओं बहनों पर विश्वास बढ़ा है, तभी तो जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं। जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा, आज तक के कालखंड की सबसे ज्यादा विमेन एमपी है। और गांव में भी देखा जा रहा है कि जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं, उनको लोग ज्यादा चुनना पसंद करते हैं। भले वो 5वीं हैं तो 7वीं वाली बच्ची को, बहन को चुनाव में जीतने के पसंद, 7 के सामने कोई 11वीं वाली है तो उसको पसंद करेंगे। यानी समाज में भी शिक्षा के प्रति सम्मान का भाव हर स्तर पर नजर आ रहा है। आज आप एजुकेशन फील्ड देख लीजिए, शायद कभी न कभी तो पुरुषों की तरफ से मांग आने की संभावना है। मैं किसी को रास्ता नहीं दिखा रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी वालों को, लेकिन कभी कभी संभावना है कि पुरुष जुलूस निकालेंगे कि टीचर में हमारा इतना % आरक्षण तय करो, क्योंकि ज्यादातर टीचर हमारी माताएं बहनें हैं। उसी प्रकार से नर्सिंग में ज्यादातर जो सेवा भाव, मातृभाव होता है, वो आज नर्सिंग के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। भारत की नर्सिंग दुनिया में जहां जा रही है, भारत की आन बान शान बढ़ा रही है। इवन पुलिसिंग में, पुलिसिंग के अंदर आज हमारी बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में आ रही हैं। अब तो हमने एनसीसी में बेटियां, सैनिक स्कूल में बेटियां, आर्मी में बेटियां, जीवन के हर क्षेत्र में, और ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। और मुझे समाज से भी यही आग्रह है कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं, शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, बेटियां घर, समाज, राष्ट्र की शोभा हैं। उनकी आकांक्षाओं को आपकी प्रेरणा से नई उड़ान मिली है। आपका धन्यवाद। Honorable Prime Minister Sir, we are privileged and blessed to have received first-hand insights and inspiration from you today. Keeping in mind your valuable time, I now invite the 2 final questions. Dumpala Pavitra Rao,
A class 12 student from Kendriya Vidyalaya, Sector 8, R.K. Puram, New Delhi, is curious to know the answer to her question. Pavitra Rao, kindly ask your question. या माइक दीजिए। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं पवित्रा राव केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में 12वीं कक्षा की हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमारा भारत और तरक्की करने के लिए अग्रसर है, इसको कायम रखने के लिए हमारी नई पीढ़ी को और क्या कदम उठाने होंगे? आपके मार्गदर्शन से भारत स्वच्छ तो हुआ ही है, और आने वाली पीढ़ी इसके पर्यावरण संरक्षण में और क्या योगदान दे? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। थैंक यू पवित्रा। मान्यवर, नई दिल्ली से 11वीं कक्षा के छात्र चैतन्य लेले अपने मन में उठने वाले इसी प्रकार के एक अन्य प्रश्न का समाधान चाहते हैं। चैतन्य, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम चैतन्य है। मैं कक्षा 11वीं का डीएवी विद्यालय का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और बेहतर कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद चैतन्य। Honorable Prime Minister Sir, the youth of India, just like Pavitra and Chaitanya, want to breathe in a clean and green India. A dream close to your heart. We all wish to know how to keep India and our environment pristine and perfect in every sense of the word. We all look forward to your guidance, sir. वैसे ये परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा विषय तो नहीं है, लेकिन जैसे परीक्षा के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे पृथ्वी को भी एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और हम लोग तो पृथ्वी को मां मानने वाले लोग हैं। मैं सबसे पहले तो आज मुझे अवसर दिया है तो मैं सार्वजनिक रूप से हमारे देश के बच्चों को, बालक बालिकाओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अनुभव करता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब 15 अगस्त को लाल किले से भाषण कर रहा था, तो मेरे भाषण के बाद ज्यादातर लोगों ने सवालिया निशान लगा डाले थे कि ठीक है, मोदी जी ने कह तो दिया, लेकिन हो सकता है क्या? और उस समय मैंने स्वच्छता की बात कही थी। थोड़ा ये भी अचरज था कि देश का प्रधानमंत्री, ये तो जगह ऐसी है कि वहां स्पेस की बात करनी चाहिए, विदेश नीति की बात करनी चाहिए, सैन्य शक्ति की बात करनी चाहिए। ये आदमी कैसा है, स्वच्छता की बात कर रहा है? कईयों को आश्चर्य हुआ था। लेकिन जो भी आशंकाएं व्यक्त की गई थी, उन सबको गलत सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया हो, या स्वच्छता के मेरे भावना को चार चांद लगाने का अगर किसी ने काम किया हो, तो वो मेरे देश के बालक बालिकाओं ने किया है। स्वच्छता की इस यात्रा में आज हम जहां भी पहुंचे हैं, अगर उसकी मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को देता हूं, तो मेरे देश के बालक बालिकाओं को देता हूं। मैंने ऐसे सैकड़ों प्रसंग सुने हैं जहां 5-5, 6-6 साल के बच्चों ने अपने दादा दादी नाना नानी को टोका है दिन में 10 बार कि इधर मत डालो, मोदी जी ने मना किया है, इधर मत फेंको, मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी ताकत है। और आप शायद उसी पीढ़ी के होने के कारण आपने भी उसी भावना के साथ सवाल पूछा है। मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं।
ये बात सही है कि आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण, एनवायरनमेंट के कारण बहुत परेशान है और उसका मूल कारण है कि हमने अपने संसाधनों का मिसयूज किया है। हमारे पास परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसको हमने बर्बाद कर दिया है। अब हमारा दायित्व है, अगर आज मैं पानी पी रहा हूं या मेरा भाग्य में पानी है, आज अगर मैं कहीं नदी देख पा रहा हूं, आज अगर मैं किसी पेड़ की छाया में खड़ा हूं, तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। जिस चीज को आज मैं उपभोग कर रहा हूं, वो मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए दिया है। क्या मेरे बाद की पीढ़ी को मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर मैं बचाऊंगा नहीं तो दूंगा क्या? और इसलिए जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, उनका ऋण स्वीकार करने के लिए और हमारी आगे की पीढ़ी को देने के लिए जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हमने अपना दायित्व निभाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। अब ये कोई सरकारी कार्यक्रम से सफल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक, इससे बचना चाहिए, लेकिन हमारे ही परिवार में भाषण भी हम करते हो सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, लेकिन शादी का कार्ड अगर हम किसी ने आता है घर में देखते हैं तो उस पर एक प्लास्टिक का बहुत सुंदर रैपर करके आता है, हम निकाल करके फेंक देते हैं। अब ये हम जो सोचते हैं उसके विपरीत है। तो सहज स्वभाव कैसे बने? कम से कम मेरे परिवार में मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल हमारे घर में उपयोग नहीं करने दूंगा। तो हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कुछ मदद कर रहे हैं। और अगर देश के सभी बच्चे इस काम को करने लग जाएं, तो फिर आज जो हमारे, आपने देखा होगा, मैं गुजरात में पशु आरोग्य मेले लगा रहा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और पशु आरोग्य मेले लगाता तो आपको हैरानी होगी, मैं गुजरात के अंदर पशुओं की दांत की ट्रीटमेंट, डेंचर ट्रीटमेंट करवाता था, पशुओं को मोतीबिंदु होता है, मोतीबिंदु का काम करता था, और कुछ पशुओं के ऑपरेशन करने पड़ते थे। तो मैं एक बार एक गाय देखा, उसके पेट में से कम 40 केजी प्लास्टिक निकला था। अब ये मानवता के विरुद्ध का काम है। अगर ये हमारे अंदर संवेदना पैदा होती है कि मुझे तो अच्छा लगता है, चलो भाई हल्की फुल्की थैली है लेकर के जाना अच्छा लगता है, और फिर फेंक देता हूं, हमें अब यूज एंड थ्रो उस कल्चर से बचना पड़ेगा और हमें रीयूज, रिसाइकल, और ये भारत में कोई नयापन नहीं है, ये हमारे यहां तो सालों से परिवार में आदत रही हुई है। हम जितना ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे, हम पर्यावरण को बर्बाद करेंगे। हम जितने संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, हम पर्यावरण की रक्षा। अब आज देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये भी पर्यावरण के लिए एक संकट बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी स्क्रैप पॉलिसी निकाली हुई, ताकि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो प्रदूषण पैदा करती है उनको खत्म करो, उसमें से भी कुछ कमाई करो और नई गाड़ी लाओ। उस दिशा में एक बहुत बड़ी मात्रा में काम चलने वाला है। उसी प्रकार से हम जानते हैं पानी का क्या महत्व है, पौधे का क्या महत्व है, प्रकृति का क्या महत्व है, हम उसके प्रति सेंसिटिव है क्या, और ये सहज स्वभाव बनाना चाहिए। अगर ये स्वभाव बनना है, आपने देखा होगा COP26 में मैंने एक विषय रखा था, यूके में कॉन्फ्रेंस हुई थी दुनिया की, और मैंने कहा था उसमें कि लाइफस्टाइल इज ए प्रॉब्लम,
हमारी जो लाइफस्टाइल है, और इसलिए कहा कि एक मिशन लाइफ की आवश्यकता है, और मैंने मिशन लाइफ के लिए वहां शब्द तय किया था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ LIFE। मैं समझता हूं कि हम भी अपने जीवन में, बहुत छोटी आयु है, 4 मंजिला मकान है और हम भी लिफ्ट में जाते हैं, अरे हम कोशिश करें हम चढ़ जाएंगे, क्या है, तो हमारा हेल्थ भी कभी फायदा होगा, हम एनवायरमेंट को मदद करेंगे। छोटी छोटी चीजें हम अपने जीवन में लाएंगे, और इसलिए मैंने कहा था कि हमें दुनिया में P3 मूवमेंट चलाने की जरूरत है, प्रो प्लेनेट पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल। ये P3 मूवमेंट, उससे ज्यादा लोग जुड़े और कॉन्शियस रहकर के इसको प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम चीजों को लाभ करेंगे। दूसरा, हम आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 साल, आज की जो पीढ़ी है वो अपने जीवन की सबसे सफल पलों से गुजरती होगी, तब देश शताब्दी मनाता होगा। मतलब ये 25 साल आपकी जिंदगी का है, आपके लिए है। आपका योगदान इस 25 साल में क्या हो ताकि हमारा देश उस जगह पे पहुंचे, हम गर्व के साथ देश की शताब्दी आन बान शान के साथ दुनिया के सामने एक चेहरा ऊंचा रख करके मना सके, हमने अपने जीवन को उससे जोड़ना चाहिए। और उसका एक सिंपल सा मार्ग है कर्तव्य पर बल देना। अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं, मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं, फिर कभी उसको अधिकार के लिए मांग करने के लिए निकलना ही नहीं पड़ेगा। आज समस्या ये है कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए अधिकार के लिए उसको लड़ना पड़ता है। हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े, ये हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का उपाय भी हमारा कर्तव्यों का पालन है। अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमारे लिए जो जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करते हैं। अब देखिए, हमारे देश ने, पूरे दुनिया के लोग, हमारे यहां तो इन चीजों की चर्चा करते हैं तो लोगों को डर लगता है कहीं मोदी के खाते में हो जाएगा, मोदी का जय जयकार हो जाएगा, इसलिए जरा संकोच करते हैं इसका जय जयकार करने में। लेकिन जो हमारे यहां वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें भी जब मैंने स्कूली बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया, और जिस तेजी से हमारे देश में बच्चों ने दौड़ दौड़ करके वैक्सीन ले लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आप सबका वैक्सीनेशन हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। सबका वैक्सीनेशन हो गया? अगर दुनिया के किसी देश में ऐसे सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है, हिंदुस्तान के बच्चों ने भी ये करके दिखाया है कि मतलब कि हमने अपना कर्तव्य का पालन किया। ये कर्तव्य का पालन भारत की आन बान शान बढ़ाने का कारण बन गया है। उसी प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाना हो, प्रकृति की रक्षा करनी हो, पर्यावरण की रक्षा करनी हो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम अपने कर्तव्य को सजगता रूप अगर लगाएंगे, काम करेंगे, तो हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2022 ने हमारे जैसे करोड़ों बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की बेचैनी को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया। हम कृतज्ञ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वर्णिम उद्बोधन के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। This brings us to the end of this splendid morning of inspiration and encouragement, of moments that will forever stay etched in our reminiscences. We express our heartfelt gratitude and thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having spared his valuable time to be here with us and for inspiring us with his magnetic persona. Thank you so much, sir. आप सब, आपके अनाउंसर आ जाए यहाँ सारे, सबको बुला लीजिए।
कुछ इधर आ जाए, कुछ इधर आ जाए। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहता हूं। इन सब ने इतने बढ़िया तरीके से इन सारी चीजों को कंडक्ट किया है, कहीं पर भी आत्मविश्वास की कमी नजर नहीं आई। आपने भी बारीकी से ऑब्जर्व किया होगा, मैं बराबर ऑब्जर्व करता था। ऐसा सामर्थ्य यहां बैठे हुए हर एक में होगा, जो टीवी पर देखते होंगे उनमें भी होगा, और जो नहीं देखते होंगे उनमें भी होगा। जीवन में जो सवाल के दायरे में नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सचमुच में जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो अपने आप को एक क्वालिटी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस विधा को हम डेवलप करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, और वो है गुणों के पुजारी बनना। किसी में भी हम गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो हम उसके पुजारी बनते हैं। उससे उसको तो ताकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करें, कैसे अच्छा है वो ऑब्जर्व करें, उसको हम स्वीकार करने का प्रयास करें, खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें, इनोवेट करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। अगर हम ईर्ष्या भाव पनपने देते हैं, देखो यार ये तो मेरे से आगे हो गया, देखो उसका कुर्ता तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, देखिए यार ये इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावरण है, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर यही कंपटीशन मन में पड़ी रहती है तो हम धीरे 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 बहुत ही अपने आप को छोटा करते जाते हैं। हम कभी बड़े नहीं बन सकते। हम औरों के सामर्थ्य को, औरों की विशेषताओं को, औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्थ्य विकसित करेंगे तो उन विशेषताओं को अपने में लाने का सामर्थ्य अपने आप विकसित होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन में जहां भी मौका मिले, जो विशेष है, जो अच्छा है, जो सामर्थ्यवान है, उसके प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। उसको जानने का, समझने का, स्वीकार करने का बहुत ही उम्दा मन होना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, कभी भी हमारे मन में प्रतिशोध की भावना पैदा नहीं होगी। हम एक बड़े आनंद और सुख की जिंदगी जी पाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं, और मैं शिक्षा विभाग का अभिनंदन करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम आप सबने योजना की, और आप सब नौजवानों से मुझे मिलने का मौका मिला। कुछ लोगों को लगता होगा कि मोदी परीक्षा की चर्चा क्यों करते हैं, एग्जाम्स में तो ठीक है, टीचर ने बहुत कुछ समझा दिया होगा। आपका लाभ होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है, मेरा लाभ होता है। मेरा लाभ ये होता है कि जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं 50 साल छोटा हो जाता हूं, और मैं अपने आप को आपकी उम्र से कुछ सीख करके ग्रो करने की कोशिश करता हूं। यानी मेरी पीढ़ी नहीं बदलती है, मैं आपके साथ जुड़ने के कारण हमेशा आपके मन को समझता हूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझता हूं, मेरी जिंदगी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूं, और इसलिए ये कार्यक्रम मुझे बढ़ाने में काम आ रहा है, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने में काम आ रहा है, और इसलिए मैं आपके बीच आता हूं। मुझे आज अपने को ढालने के लिए, अपने को घड़ने के लिए, खुद को कुछ सीखने के लिए आप सबने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? कहां से हो? सब बरेली। जिया श्रीवास्तव सर। जिया श्रीवास्तव। देवांग ब्रिजवासी। कहां से हो? नैनीताल, जीएनवी नैनीताल। पद्मा कहां से हो? ले लद्दाख। सृजन वर्मा सर, गया बिहार। चलिए, बहुत आनंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।
These moments will remain forever etched in the hearts and minds of the students present here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और विदेश के बच्चों के साथ एक इनफॉर्मल इंटरैक्टिव सेशन में परीक्षा पर चर्चा की। क्लास के इम्तिहान और जीवन के इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उनका सामना कैसे करना चाहिए, ये हमें समझाया। पर्यावरण और जल संरक्षण पर ध्यान विशेष तौर पर देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन सजग होकर करना चाहिए, ये उनका संदेश था। बच्चों के लिए ये पल कभी न भूलने वाले हैं। वो बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को देश विदेश में देख रहे हैं, उनको प्रेरणा मिल रही है कि अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए, बिना स्ट्रेस के प्रसन्नता से पढ़ाई की जाए, ताकि एग्जाम्स भी अच्छे हों, माता पिता भी खुश हों और टीचर्स भी खुश रहें। This is young Vaibhav Kanojia of Kendriya Vidyalaya Janakpuri, who asked his questions looking for motivation from the Honorable Prime Minister. Children always love to come up to the Prime Minister to shake his hand, and the Honorable Prime Minister always indulges children. Always a one-to-one conversation with every child as far as possible. Children of special talent, special abilities, children of India who want to excel with the inspiration of the Honorable Prime Minister for themselves and for the country. प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को कहा कि अपने आप को पहचानना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए और उस पहचान से अपनी दुनिया में पहचान बनानी चाहिए। बच्चों की आंखों में चमक से यूं लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है, जो संदेश है, उन तक पहुंचा है और एक नई ऊर्जा मानो यहाँ पर लहरा गई हो। बच्चों को एक नई उम्मीद मिली हो और स्वयं प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के सेशन बहुत खास होते हैं। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अपनी उम्र 50 साल कम हो गई हो और वो भी युवा बन गए हों। The youth, the energy, the enthusiasm of students, of the children of India is always so inspiring. माननीय प्रधानमंत्री जी का तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से प्रस्थान हुआ और इसके साथ हम भी विदा लेते हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा 5.0 यानी कि छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का सीधा संवाद। मोदी सर की क्लास ये आपने देखी, छात्रों के बीच पहुंचकर उनके साथ परीक्षा पर चर्चा, ये संवाद, और ये जरूरी इसलिए ताकि जो डर और जिस तनाव से छात्र गुजरते हैं, शिक्षक गुजरते हैं, उनके माता पिता अभिभावक गुजरते हैं, उस तनाव से, उस डर से उन्हें मुक्ति मिल सके और बिना किसी डर के वो अपनी परीक्षा को फेस कर सकें। प्रधानमंत्री का मैसेज, उनका संदेश यही था कि परीक्षा जरूरी तो है, लेकिन जीवन में परीक्षा ही सब कुछ नहीं है, इससे आगे बढ़कर भी सोचना होगा और युवा पीढ़ी के पास कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें करना होगा ताकि देश भी आगे बढ़ सके। 。
देखिए, परीक्षा पे चर्चा के दौरान कई छात्रों ने कई सवाल प्रधानमंत्री से पूछे। जी न्यूज का भी एक सवाल था, वो भी आपको सुनवाते हैं और उस पर क्या जवाब प्रधानमंत्री ने दिया, ये भी सुनिए। Honorable Prime Minister, sir, Hari Om Mishra, a class 12 student from Industrial Hub, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, is preparing for his board exams and wishes to ask a similar question that has been invited by a competition organized by ZTV. Hari Om, please ask your question. नमस्कार, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है और मैं कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा की 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज़ को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें? Thank you, Hari Om. Honorable Prime Minister, sir, just like Erica and Hari Om, many students from different parts of the country have expressed their anxiety and concern about whether to focus on studies, competitive exams, board exam preparation, or college admission. We all seek your guidance, Honorable Prime Minister, sir. वैसे दो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। एक विषय है कंपटीशन का और दूसरा विषय है कि ये एग्जाम दूं या वो एग्जाम दूं, और एक ही समय दो एग्जाम है तो क्या करूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.